हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में। तो चलिए आज शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो चैप्टर थे हमने उनको समाप्त कर लिया थ्योरेटिकली। अब चलते हैं हम, जैसा कि हमने कहा था कि एमसीक्यूज हम कराएंगे। तो चलिए आ चुके हैं हम एमसीक्यूज लेकर आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट के तौर पर। तो चलिए एक अच्छा एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि कैसा फील होता है। समझते हैं जो ये हम आज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यूज के तौर पर। आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। चलिए हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर है 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने पढ़ा धातु तथा अधातु। उसके हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, अब एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या है कैसे, ठीक है। जो एमसीक्यूज है ध्यान से समझिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आज के टॉपिक से यानी एग्जाम की दृष्टि से भी, ठीक है। तो चलिए एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, देखते हैं आज कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं। अगर आपने क्लासेस को अच्छी तरह से देखा होगा तो आप आई होप कि आपको जो आज हम एमसीक्यूज कराने वाले हैं उसमें से आप उचित अंक प्राप्त करेंगे, यानी उचित चुनाव करेंगे सही प्रश्नों का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सही है। चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है, जैसा कि दिया है कि सीने बार किसका अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है? तांबा नहीं, पारा बिल्कुल नहीं, और उसके बाद सिलिकॉन नहीं, सल्फर नहीं, पारा। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का, जैसा कि हमने चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। सीने बार किसका अयस्क है? पारे का। चलिए अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जिसको हिंदी में समझना है हिंदी में भी समझ सकते हैं। सिनेबार, तो वो ना तो कॉपर, ठीक है, मरकरी हो सकता है, ना तो सिलिकॉन, ना तो सल्फर। तो क्या होगा? मरकरी। चलिए अगला है, दिया है कि चलिए अगला दिया है, तामा जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। अभी हम लास्ट टाइम अभी जब हमने चैप्टर को खत्म किया तो उसमें था कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। चलिए जानते हैं। तांबे और जस्ते के मिश्र धातु को मिलाकर जो धातु बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम पीतल। क्या कहते हैं? पीतल। ना कि सोल्डर, ना तो कांसा, ना तो स्टील। क्या कहते हैं? पीतल। यानी जो तांबे और जस्ता से मिक्स करके बनाया जाए उसे क्या कहते हैं? पीतल, ठीक है। एमसीक्यूज है, जस्ट आई थिंक बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको हमको अच्छे से करना है। चलिए ये तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के। तीसरा नंबर ये है, यह तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल। जी नहीं। स्टील बिल्कुल नहीं। सोल्डर नहीं। इसे क्या कहते हैं? कांसा। क्या कहते हैं? कांसा। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को जो मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम कांसा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि सीसा, चौथा नंबर दिया है, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यानी सीसा और टीन को मिश्रित कर दिया जाए और जो धातु बन के निकले, जो धातु हमें मिले मिश्रण करने पर, उसे क्या कहते हैं? सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। न कि कांसा, न पीतल, ना तो इट्स स्टील, ठीक।
चल अगला है प्रश्न, अगला दिया है, अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ से पूछ रहा है, 5वां नंबर है, 5वां नंबर पूछ रहा है निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्न में से किसको काटा जा सकता है? कैल्शियम बिल्कुल नहीं, लोहा चाकू से काटेंगे, यहाँ आरी टूट जाती है, क्या बोलते हैं कैलेंडर मशीन टूट जाता है। चलिए ये तांबा बिल्कुल नहीं, क्या होगा? लिथियम, क्या होगा? लिथियम। इट मीन्स कि चाकू से लिथियम को काटा जा सकता है, ना तो कैल्शियम को ना तो लोहे को। अभी चाकू है आपके पास, ये रॉड है लोहे की, अब चाकू से ऐसे करते रहो कि कट जाएगा नहीं। यानी किसको काटा जा सकता है? लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, ऐसा ही पदार्थ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब जो आगे प्रश्न दिए गए हैं, 6वां नंबर बोल रहा है कि कौन सा धातु, 6वां नंबर बोल रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अभी जस्ट हमने बताया था। ठीक है, अभी जस्ट हमने जब टॉपिक चल रहा था थ्योरेटिकल, तो उसमें बताया था हमने कि जो ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सा होता है? पारा। ठीक है, ना कि ब्रोमीन, ना तो लोहा, ना तो तांबा, क्या होता है? पारा। ठीक, पारा। आगे दिया है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। अब देखो ये बोल रहा है क्या? अधातु, नॉन मेटल बोल रहा है। ठीक है, तो अधातु पारा बिल्कुल नहीं, ये तो कमरे के ताप, ये तो धातु होता है तब जाके द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, तो पारा। एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं, तांबा ये नहीं, ब्रोमीन ये क्या होता है? यह धातु है। तो ये क्या होता है? कमरे के तापमान पर क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कौन? ब्रोमीन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, 8वां नंबर पूछ रहा है सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं सबसे कठोर क्या है? डायमंड। ठीक, ना कि कार्बन, ना तो चांदी, ना तो सोना, क्या होता है? डायमंड, हीरा। ठीक, ये क्या होता है? सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, तत्व होता है। ठीक है, एक धातु जिसके चमक होती है, जिसमें चमक होती है, ये 9th नंबर है, बोला एक धातु, यानी ये ऐसा कोई नॉन मेटल्स जिसमें क्या हो? ब्राइट चमक हो, क्या होता है वो? आयोडीन में चमक होती है, ना कि कोयला, ना तो सल्फर, ना तो ब्रोमीन में। ठीक, चलिए अगला चलिए देखते हैं। अगला दिया गया है 10th नंबर, 10 नंबर दिया है कि वह कौन सा, 10 नंबर, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ऐसा कौन सा धातु है, सॉरी ऐसा कौन सा नॉन मेटल से जो क्या है? विद्युत का सुचालक है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित। तो क्या है? ग्रेफाइट, ना कि प्लास्टिक, लकड़ी और हीरा। ठीक है, ये ग्रेफाइट जो है क्या करता है? बिजली का यानी विद्युत का क्या करता है? सुचालन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला दिया है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, इनमें से कौन से सबसे ज्यादा क्या करता है कि इनमें से कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया, मतलब ठंडा जल है और ये जो कार्बन, मैग्नीशियम, सोडियम सल्फेट दिया है, ये जल के साथ मतलब ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इनमें से कौन है? कार्बन है कि मैग्नीशियम, सल्फेट है? ना तो मैग्नीशियम है, ना कार्बन, ना तो सल्फेट, ये क्या है? सोडियम। सोडियम क्या करता है? ठंडे जल के साथ बहुत अधिक तेजी से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर दिया है, 12 नंबर, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? यह हमने थियोरेटिकल पढ़ाया था कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं?
ये जब आपने थ्योरेटिकल आपने क्लासेस देखे होंगे तो उसमें बखूबी हमने बताया है कि देखिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। संक्षारण बिल्कुल नहीं, पानी चढ़ाना ये भी नहीं, विद्युत अपघटन ये नहीं। यश दलेपन क्या होता है, कहलाता है क्या, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना यश दलेपन कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक दिया है, अगला प्रश्न पूछता है कि हाँ 13 नंबर पूछ रहा है, कौन सा धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। अब देखिए हम ये भी बताए थे जब आप हमारे से नोट्स पढ़ रहे होंगे, उसमें हमने प्रश्न ये बोला था कि ये प्रश्न बनेगा जरूर कि ऐसा कौन सा धातु है मेटल्स जो हाथ पे रखते ही क्या हो जाए, पिघलने लगेगा, ठीक है। ये टॉपिक अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो आपको जरूर पता होगा हमारे साथ। चलिए देखिए, ये देखिए हीलियम बिल्कुल नहीं, आर्गन बिल्कुल नहीं, लोहा ये भी नहीं, गैलीलियम। गैलीलियम क्या है, वह धातु है कि जो हथेली पर मतलब हथेली पर रखने पर क्या होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो जो हमने नोट्स पढ़ा एकदम एक्यूरेट टॉपिक वाइज थे, एकदम ऐसा नोट्स मैंने बनाया है ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी आप अगर जो भी आप अभी हम हमारे साथ अगर थ्योरेटिकल आप पढ़े होंगे तो उसमें से हमने प्रश्न ऐसा जरूर निकाला होगा कि और बताया होगा कि देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से एमसीक्यूज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अब दिया है अगला प्रश्न, चलिए पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर दिया है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा किसी कौन से मेटल्स को ताना जा सकता है। तांबा को बिल्कुल नहीं, टूट जाएगा, एल्युमिनियम इसको भी नहीं, चांदा इसको भी नहीं, सोना, सोने को हम क्या कर सकते हैं, ये सर्वाधिक तन्य धातु मेटल्स में आता है। क्योंकि जब भी आप क्या करते हो कि जब भी आप अंगूठियाँ बनवाते हो, आपने सोने की अंगूठी तो देखी होगी, तो उसमें क्या किया जाता है, एक चद्दर को काट लिया जाता है, मतलब लोहे की चद्दर नहीं, इट मीन्स गोल्ड, क्या तो गोल्ड की चद्दर को काट लिया जाता है कुछ चिट्टा कलर का, मतलब किसी आकार में अगर कट जाए उसको क्या करते हैं, उसे किसी दो लोलरों के बीच में ऐसे लगा देते हैं और उसमें से डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, मशीन को चलाते हैं, तो क्या करता है वो मशीन उस सोने की पत्ती को क्या करते हैं, एकदम चिट्टा करके लंबा, यानी कहने का अर्थात तन्य करने की कोशिश करते हैं और उसे लंबा बनाते हैं, ठीक है। तो यानी सोना सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तन्य धातु है, से ताना जा सकता है, ठीक। चलिए अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पूछ रहा है 15 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको केरोसिन में डुबा के रखा जा सकता है। दैट मीन्स जैसे कि केरोसिन मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल, यानी उसमें डुबा के रखा जा सकता है किस मेटल्स को, ऐसा कौन सा मेटल, मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं, मरकरी ये तो बिल्कुल नहीं, पारा, टंगस्टन ये भी, इनमें से ये सोडियम को हम क्या कर सकते हैं, आप केरोसिन में मिट्टी के तेल में मिलाकर डुबा करके रख सकते हैं, यानी रखा जा सकता है, रखा जाता भी, ठीक। सोडियम को क्या किया जाता है और केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पूछ रहा है 16 नंबर कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है। तो बताइए, कहने का अर्थात ये ऐसा कौन सा वह परमाणु जो संयोजिक इलेक्ट्रॉन है, उनको त्यागने आसानी से क्या करता है, त्याग देता है, उसे वह क्या कहलाता है, ऐसा कौन सा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, मतलब क्या विद्युत ऋणात्मक कहलाते हैं कि रेडियो संक्रिय कहलाते हैं कि उपधातु कहलाते हैं। ना तो रेडियो संक्रिय ना उपधातु, विद्युत ऋणात्मक बिल्कुल नहीं, विद्युत धनात्मक कहने का अर्थात इसके पास रहता है, वो क्या करता है कि आसानी से क्या कर सकता है, त्याग देता है, क्या त्याग कर देता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत धनात्मक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न
17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब 20 क्वेश्चन हम बहुविकल्पी के तौर पे कराएंगे और जो वर्णात्मक प्रश्न हैं उनको हम आपके सामने इसमें हमने प्रिंट करा दिया है, खुद ही टेक्स्ट कराया गया है। तो आप नोट्स मतलब हम पढ़ देंगे, समझा भी देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो आप इजीली उसे नोट्स में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि ये देखो, ये भी पढ़ा है प्रश्न, मतलब थियोरेटिकल मैंने इतना अच्छा पढ़ाया आपको थ्योरी में कि वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी में। देखिए, हमने पूछा भी था गैंग किसे कहते हैं, तो गैंग क्या मतलब क्या कहते हैं गैंग, और क्या कैसे है गैंग। तो मतलब गैंग के बारे में हमने बताया था आपको अपने नोट्स में। ठीक है, नोट्स जो हमने प्रोवाइड किए थे आपको, जो हमने बताया था थियोरेटिकल रूप में हमने जो पढ़ाया था उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। यानी जो खनिजों से संबंधित होते हैं, यानी खनिजों में जुड़े होते हैं, ठीक है, जो रसायनों का प्रयोग करके निकालते हैं उसे गैंग। तो ये क्या है, अर्थात खनिजों में संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ये आपको तो डायरेक्ट याद होना जानते हैं, ये आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, मैं तो पढ़ा था नोट्स में, ये जो हमने 20 क्वेश्चंस कराए हैं उनमें से केवल 1 या 2 प्रश्न नहीं मिले, बाकी सभी हमने नोट्स में, जो भी हमने नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे यहाँ पर, उसमें से करीबन 18 या 17 क्वेश्चन मिले हैं हमारे नोट्स से। तो समझिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप थियोरेटिकल बढ़िया अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव में नो डाउट आप क्रैक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, उनको किस प्रकार से हमको समझना चाहिए, कैसे हम समझ सकते हैं, तो वो हम बताते हैं कि मतलब आपको बेसिकली हमने प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर दे दिया है। जैसे हमने उसमें आघातवर्धनीयता क्या है वो भी हमने पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, तो थियोरेटिकल देखिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि ये बच्चों को, अगर आप ये पढ़े लिए हैं थियोरेटिकल जो हमने पिछली कुछ क्लासों में हमने पढ़ा है, अगर उसमें पढ़े होते तो आप इजीली इस प्रश्न का आपने आंसर दिया होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो जाकर पिछली वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, जरूर से। चलिए, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जैसा कि हम सब भी जानते हैं, ठीक है, तो क्या है कि अब देखिए, हम आपको जो नोट्स में हमने वो लिखाया था, नोट्स में भी इसमें प्रश्न ही बना था, मतलब नोट्स में हमने क्वेश्चन आंसर भी करा दिया, मतलब जो भी टॉपिक्स थे उनको हमने क्या किया, इंक्लूड कर दिया। तो मतलब कि ये क्वेश्चंस जो बने हुए हैं उसी नोट्स से बनाए गए हैं, उसी नोट्स के बेस पे बनाए गए हैं और उनसे ही आंसर को इसमें लिया गया है। तो देखते हैं किस तरह से देखते हैं। चलिए, दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इट मीन्स कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। हो सकता है इसमें से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ भी बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है आघातवर्धनीयता क्या है, उदाहरण से समझाइए या उदाहरण सहित समझाइए। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। अब पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, अब आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बोला है कि धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इसी गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं, जैसे कि सोना और चांदी। बस देख लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है, उसी नोट्स से निकाला गया, मतलब एकदम सेम चीज़, वही नोट्स अगर आपने पढ़े होंगे तो क्या कर सकते हैं, इस नोट्स में आपका जो निचोड़ है, मतलब
जो आपने नोट्स में अगर रीडिंग किया होगा, पढ़े होंगे हमारे क्लास, उसके साथ जुड़े रहेंगे और प्रत्येक क्लास को आपने रेगुलर अटेंड किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ हमने एक बार पहले ही बता चुका है, तो अभी तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए था और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। लिखा था अघातवर्धनीयता क्या है, उदाहरण सही समझाइए। कह रहा है कि धातुओं को हथौड़े से पीट कर या पीट कर उसे क्या किया जाए, पतले चादर के रूप में बनाया जा सके। ठीक है, धातुओं के इसी गुण को क्या कहते हैं, अघातवर्धनीयता। ठीक है, वर्धनीयता कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल पे सोना और चांदी, जिस तरह से सोने की चादर को अभी हमने बताया एग्जांपल के दो लोलोरों के बीच, लोहे के लोलोरों के बीच में क्या डाल दिया जाता है उसे कट करके, तो क्या कहता है उसे और चिपटा बनाते हुए उसे क्या करता है और लंबा कर देता है, जैसे कि। ठीक है, चलिए उसी तरह के पीट कर भी हथौड़े से भी क्या किया जाता है, उसे पीटते हैं तो वो क्या होता है, चिपटा होता चला जाता है और चौड़ा भी उसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। देखिए ये टॉपिक थी, ये हेडिंग थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एकदम जस्ट आपके पास हमने ऐसा निचोड़ निकाला है उस नोट्स से कि ताकि आपको लगे कि हाँ उस नोट्स से हमने पढ़ा था, तो आज हमें ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ईजिली समझ में आ रही हैं। तो चलिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हें दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दें। मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या चीज़ होता है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। कितने देने हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देने। चलिए देखते हैं उत्तर में क्या लिखा गया है। ठीक है, ऐसे धात्विक ऑक्साइड हैं, ऐसे धात्विक ऑक्साइड हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्या होती है, क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, क्या होता है, यानी जिनकी प्रवृत्ति यानी जो प्रकृति की हो क्या हो, अम्लीय और क्षारीय दोनों हो। ठीक है, बेस साल्ट दोनों हो, तो सॉरी एसिड और बेस दोनों हो, तो क्या होता है कि वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी। ठीक है, यानी ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति कैसी हो, अम्लीय तथा क्षारीय हो, वो क्या कहलाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, यानी दोनों प्रकार के प्रवृत्ति पाए जाते हैं, जिसमें अम्ल भी हो और क्षारीय भी हो, उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए दिया है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 तथा जिंक जिंक ऑक्साइड ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। ठीक, यानी ये दो उभयधर्मी जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या कह रहे हैं कि ये दो उभयधर्मी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बना है। चलिए आगे तीसरा नंबर का। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आप देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा कि केरोसिन, ठीक है, या मिट्टी का तेल ही, ठीक है, उसमें हम किसको डुबोकर रखा जा सकता है। तो भाई हमने अभी बहुविकल्पी में जस्ट पढ़ा क्या, सोडियम को। तो चलिए वही चीज़ पूछ रहा है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाए। तो मैं कारण पूछ रहा है, मीन्स पूछ रहा है कि कारण क्या है, कारण क्या सोडियम को मिट्टी के तेल में ही क्यों डुबा के रखते हैं, ठीक है, रखा जाता है। ठीक है, चलिए उत्तर में देखिए क्या दिया है। सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, मतलब सोडियम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए समझिए क्या कह रहा था। ये कह रहा है कि सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, मतलब अभिक्रियाशील धातु है। ये क्या करता है कि जैसे ही यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ठीक है, वो क्या होता है,
स्वयं जलने लगता है, स्वतः ये अपने से क्या होता है, जलने लगता है। और क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन में जब उसे सोडियम से लाया गया खुले वातावरण में से, तो उसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, सोडियम ऑक्साइड बना दिया, तो वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी आकस्मिक मतलब कि जैसे कि आकस्मिक रूप से एक्सीडेंट वगैरह, मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे कि इट मीन्स समझिए कि जैसे आप न चाहते हो, जैसे कि आप समझ लीजिए कभी कभी क्या होता है कि गलती से सोडियम क्या होती है कोई बाहर निकालता है, तो क्या होता है कि अचानक से ऑक्सीजन के संपर्क में यानी हवा के संपर्क में आने से क्या होती है, उसमें आग लग जाती है। तो उसी को रोकने के लिए सोडियम धातु को क्या किया जाता है, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। समझिए बात को ध्यान से, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह जो सोडियम है यह क्या होता है, अभिक्रियाशीलता धातु है, यानी यह अभिक्रियाशील है बहुत अधिक। और यह क्या करता है, जैसे ही यह खुले वातावरण में आता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आग उत्पन्न होता है और आग जलने लगती है। इसी से सुरक्षित, यानी इसको सुरक्षित रखने के लिए कि ऐसा ना हो, फिर इसीलिए उसे क्या किया जाता है कि सोडियम मतलब कि एडवांस की ऐसा चीज़ें बार बार ना हो। नहीं तो सोडियम अगर कोई ऐसे खोल दिया तो बीच में आग लग गया आकस्मिक रूप से, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए क्या होता है कि सोडियम को केरोसिन में क्या किया जाता है, डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा। सब नोट से ही एकदम 2 कॉपी लिया गया है कि एकदम समझ लीजिए कि नोट से ही निचोड़ निकाला गया है। हमने क्वेश्चन कई सारे बुक्स में से, मतलब मुझे जो लगा कि हाँ यूनिक है, उनमें से हमने निकाला और यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये हमने समझ लिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यही है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बताइए, चौथा नंबर प्रश्न दिया है, कारण बताइए कि धातु को क्यों विद्युत धारा का संचालन करती है, मतलब विद्युत धारा का संचालन क्यों करती है। यानी जो धातु, जो मेटल है, वह विद्युत धारा का चालन या संचालन क्यों करती है, आपको कारण बताना है। इसमें देखिए पूछा है, एडमिन वजह बताइए कि क्या वजह है कि मेटल विद्युत धारा का क्या होता है, संचालन करता है। चलिए उत्तर में इसका निचोड़ हम निकाल देते हैं। धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को अल्प छोटी मात्रा में प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत धारा का संचालन करते हैं। इट मीन्स कि बोल रहा है धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए लोहे की रॉड है, तो इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत धारा के संचालन के लिए क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के अल्प प्रतिरोधक होते हैं, मतलब विद्युत धारा के प्रतिरोध नहीं करते, बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यह किसी भी धारा का संचालन करने लगती है। मतलब इधर से ये रॉड है, ठीक, लोहे की रॉड है, इधर से लगाइए वायर लगाइए, देखिए इसमें से इस पर यहाँ पर अगर आप हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि विद्युत धारा का थोड़ा सा अल्प प्रतिरोधक रहता है इसमें, लेकिन फिर भी क्या होता है इसमें थोड़ा सा, मतलब अल्प छोटा थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें प्रतिरोध होता है, इसलिए एडमिन्स रोक नहीं पाते हैं ये सब करंट को, विद्युत धारा को। तो क्या करते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, फ्लो करा देते हैं। तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि विद्युत धारा क्या होता है, मतलब जो मेटल्स होते हैं उनमें विद्युत धारा संचालन करती है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा प्रश्न उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, चलिए आज 5 कराते हैं, फिर आगे का कल देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए दिया है 5वां नंबर। आज 5 क्वेश्चन तक कराते हैं, बाकी का प्रश्न कल। चलिए, क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है, अभी आप सबको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराना है, तो आई थिंक समय लगेगा, इसीलिए तो समाप्त कराना पड़ जाएगा जल्दी से। चलिए दिया है, थर्मिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका कोई 2
उपयोग लिखिए। देखिए नोट्स से ही निकाला गया है निचोड़। बोल रहा है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, हमने नोट्स में ही पढ़ा दिया था। इसके कोई 2 उपयोग लिखिए, ठीक है, इसका क्या उपयोग है, 2 उपयोग बताइए। चलिए हम भी चलते हैं कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, फिर से सीखते हैं। चलिए उत्तर में लिखा है आयरन ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती, जल्दी तीव्र। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इट मीन्स जैसे फेरस ऑक्साइड को और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया रिएक्शन कराया गया, और रिएक्शन कराने से तेज़ी से क्या होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है इनमें ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है, और यही क्या कहलाता है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पर ये समीकरण को भी हल करा है, फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए तो देखिए अब इसका उपयोग पूछा है, या फर्स्ट नंबर दिया है, रेलवे के ट्रैक को जोड़ने में किया जाता है, रेलवे के ट्रैक को जोड़ने में किया जाता है, हमने तो ये नोट्स में ही बताया था आपको। और दूसरा नंबर क्या है, टूटे हुए मशीन के पुर्जों को जोड़ने में, यानी जो मशीन्स होते हैं उनके पुर्जों को जोड़ने में काम आता है। जैसे कोई भी चीज़ हो गया, क्या होगा, मेटल से, मतलब कि अभी जैसे टूट गया तो उसको क्या करते हैं, एक करंट जैसा कुछ लेते हैं, एक रॉड जैसा ऐसा कुछ, और एक पतली सी रॉड होती है, इस लोहे के दरारों के बीच में ऐसे इसको लगा दिया जाता है, तो ये करता है इस पर, और इस पर एक आग लगाई जाती है। जैसे आपने सोल्डिंग, मतलब सॉरी वो क्या बोलते हैं उसके, बिल्डिंग, तो क्या है, देखिए जब यहाँ पर लगाता है, लोहे लगाते हैं, तो ये रॉड पिघलती है, और ये, ठीक है, तो पिघलती चली जाती है। इसमें से यहाँ से एक वायर लगा होता है, एक मशीन से जुड़ा होता है, जिसमें ये क्या होता है, करंट फ्लो करता है, और ये क्या करता है, यहाँ से आग उत्पन्न होती है। ये क्या करता है, इन दरारों को क्या करता है, भर देता है, और जिससे क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बन जाता है, मतलब कि सॉरी कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एपीजी क्लासेस में, और एपीजी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और एपीजी क्लासेस को सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपसे ही तो हम हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं, यानी चलते हैं, एंड करते हैं, और कल फिर आपसे मिलते हैं। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।